डियर स्टूडेंट टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ वेव मोशन एंड डॉपलर इफेक्ट। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव्स या फिर वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग के बारे में। ठीक है, तो आप पहली हेडिंग लिखेंगे या पहला पॉइंट लिखेंगे वेलोसिटी, लिखो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव या फिर मैकेनिकल वेव भी बोल सकते हो, मैकेनिकल वेव ऑन अ स्ट्रिंग, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव ऑन अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो मान लो अब ये जो वेलोसिटी है इसका एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का प्रूफ वैसे तो हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन एच सी वर्मा जी के बुक में इसका प्रूफ दिया हुआ है, वो प्रूफ भी देखेंगे हम और इसकी एक स्पेशल कंडीशन है वो भी हम प्रूफ करेंगे और लेक्चर के आखिरी में इन कंसेप्ट पे बेस 9 न्यूमेरिकल हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव ऑन अ स्ट्रिंग या फिर सीधा ऐसे बोल दो कि वेलोसिटी ऑफ मैकेनिकल वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो होता क्या है बेटा, मान लो हमारे पास दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग थोड़ी जाड़ी वाली ऐसी मोटी है और दूसरी स्ट्रिंग ऐसी पतली है। ओके, तो ये दो रिजिड सपोर्ट के बीच में हमने इसको ऐसे टाइट किया है, तो डेफिनेटली इसका जो मास है वो ज़्यादा है और इस स्ट्रिंग का मास कैसा है, कम है। ठीक है, सेम मटेरियल के। अब अगर मैंने दोनों को प्लग किया, दोनों को ऐसे डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, तो इसके ऊपर भी वेव्स प्रोड्यूस होंगे और इसके ऊपर भी वेव्स प्रोड्यूस होंगे। तो दिमाग लगाओ और बताओ कौन से स्ट्रिंग के ऊपर वेव्स अच्छे प्रोड्यूस होंगे या कौन से स्ट्रिंग के ऊपर वेव्स ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो स्ट्रिंग हल्की होगी उस पे वेव्स की स्पीड ज़्यादा होगी। खुद हल्का है इसलिए अपने अंदर से एनर्जी को अच्छे से जाने देगा। जो स्ट्रिंग जाड़ी होगी उसमें से वेव्स आसानी से पास नहीं होंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, रफ आइडिया बता रहा हूँ मैं आपको, वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सिंपल, जिसका मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी, उसके ऊपर वेव की वेलोसिटी कम, और जिसका मास कम उस पे स्पीड या वेलोसिटी ज्यादा। तो इस स्ट्रिंग के ऊपर स्पीड कैसे होगी, ज्यादा होगी, इस स्ट्रिंग के ऊपर स्पीड कैसे होगी, कम होगी। एक लॉजिक सिखा रहा हूं मैं आपको। अब उसके बाद मान लो हमने क्या किया, दोनों स्ट्रिंग आइडेंटिकल लिए, दोनों का मास सेम है, जाड़ापन सेम है, सब कुछ सेम है, मटेरियल सेम है। एक स्ट्रिंग को क्या किया मैंने, ऐसे टाइट बांधा और दूसरे स्ट्रिंग को क्या कर दिया, ऐसे स्लैग कर दिया। ठीक है ना, स्लैग कर दिया ऐसे। तो अब दोनों को प्लग किया तो ऑब्जर्व ये किया कि जो टाइट स्ट्रिंग है, मतलब इसके अंदर टेंशन कैसे होगा, ज्यादा होगा, और इसके अंदर टेंशन कैसे होगा, कम होगा। तो जो टाइटली बाउंडेड स्ट्रिंग है उसके अंदर से वेव्स शार्पली प्रोड्यूस होंगे, शार्पली अच्छे से बहेंगे उसके अंदर, और जो लूजली बाउंडेड स्ट्रिंग है उसके अंदर से वेव्स अच्छे से ट्रैवल नहीं करेंगे। तो जिसमें टेंशन ज्यादा उसमें स्पीड ज्यादा। तो वेलोसिटी ऑफ अ वेव या स्पीड ऑफ अ वेव ऐसे भी बोलोगे तो चलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ये जो फॉर्मूले है सिर्फ स्ट्रिंग के लिए अप्लाई होंगे, हम सिर्फ स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब जितनी जाड़ी स्ट्रिंग होगी उतना उसका मास ज्यादा होगा, उतना उस पे स्पीड कम होगी, एंड वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। तो इस पर जब हमने मैथमेटिकल कंसेप्ट लगाए और फॉर्मूला बनाया तो फॉर्मूला कुछ ऐसे आया, T is equal to V is equal to speed of that mechanical wave. Okay, speed of wave V is equal to under root of T by small m. V is equal to under root of T by small m. इसका प्रूफ अभी दूंगा 2 मिनट में, डोंट वरी। तो what is V? V is speed of transverse wave on a string, that is important. T is tension in the string, चलो ये भी याद रहेगा, लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस m इज नॉट टोटल मास, दिस इज स्मॉल m एंड इट इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, या फिर इसको क्या बोलते हैं, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग। And how to find linear mass density of string? Just you have to divide total mass of string by total length.
दिस इज टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग, टोटल मास किसका, स्ट्रिंग का, एंड दिस इज टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो टोटल मास को टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो तो यूनिट लेंथ का मास मिलेगा, एंड दैट इज नथिंग बट योर लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग और मास पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, सो लेट अस क्विकली डिराइव दिस फॉर्मूला। इसका हम प्रूफ देखेंगे, समझ में आया? तो किसी स्ट्रिंग पे जो वेव ट्रेवल हो रही है तो उसकी जो स्पीड है वो स्ट्रिंग के दो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, दैट इज नंबर वन मास ऑफ स्ट्रिंग and second one tension in the string. So that formula is V is equals to under root of T by M, where T is tension in the string and small m is linear mass density or mass per unit length, mass per unit length. अब इसका पहले प्रूफ करेंगे हम, और प्रूफ के बाद हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ, क्या प्रूफ है? V is equal to under root of T by M। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक रिजिड सपोर्ट ले लेंगे, रिजिड सपोर्ट। तो ये हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है, दिस इज ए स्ट्रिंग, डॉटेड इसलिए बता रहा हूं बिकॉज हम इसको अब जर्क करने वाले हैं। ऐसे जर्क करेंगे तो यहां पे क्या होगा, एक पल्स प्रोड्यूस हो गई जो कि ऐसे ट्रेवल हो रही है। ओके, दिस इज आवर ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग, सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो, अब एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो, चलो ठीक है, पहले एक्सप्लेनेशन देता हूं, बाद में वो लिख के देता हूं मैं आपको आराम से। सपोज ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, कहां पर है, ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे है तो ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का इतना पोर्शन, ये जो स्ट्रिंग है सपोज, तो क्या ये स्ट्रिंग आगे बढ़ रही है? व्हाट इज द स्पीड या वेलोसिटी ऑफ दिस स्ट्रिंग विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर? उससे पहले एक चीज समझो, सपोज दिस इज v, व्हाट इज v? v इज वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ वेव या वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, क्या बोलेंगे v को? वेव वेलोसिटी। मान लो v क्या है, वेव वेलोसिटी, जो कि कांस्टेंट होती है थ्रू द मीडियम। तो अब ग्राउंड पे से ऑब्जर्वर देख रहा है इस स्ट्रिंग को, तो मुझे बताओ व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस स्ट्रिंग? v, क्या लगता है? नहीं, बिकॉज हमारा लॉजिक ही वही है ना, व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ डेफिनेशन ऑफ वेव? पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग एंड एनर्जी इज मूविंग फॉरवर्ड। तो स्ट्रिंग आगे बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही है। तो कौन आगे बढ़ रहा है? आगे एनर्जी बढ़ रही है, स्ट्रिंग वहीं पर है। तो अगर ऑब्जर्वर आपका ग्राउंड के ऊपर होगा तो इसकी स्पीड कितनी आएगी? 0। तो ऑब्जर्वर को स्ट्रिंग थोड़ी आगे जा रही है, स्ट्रिंग आगे जा रही है क्या? नहीं जा रही है। तो अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड के ऊपर होगा तो वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर इज 0। स्ट्रिंग आगे बढ़ ही नहीं रही है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जहां ऑब्जर्वर है स्ट्रिंग भी वहीं पर है, स्ट्रिंग भी वहीं पर है। तो आगे कौन जा रहा है? आगे एनर्जी जा रही है। ठीक है, तो अगर आप ग्राउंड के ऊपर हो, ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड के ऊपर है तो वेलोसिटी ऑफ दिस पार्ट इज 0। तो आगे कौन बढ़ रहा है सर? आगे बढ़ रही है एनर्जी। मान लो ये एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी। तो अगर मैंने ऑब्जर्वर को एनर्जी के ऊपर ऑब्जर्वर को बिठा दिया देखो दिमाग लगाओ, ऑब्जर्वर को क्या कर दिया? एनर्जी के ऊपर बिठा दिया, तो एनर्जी आगे बढ़ रही है विथ वेलोसिटी v। तो अब ऑब्जर्वर अगर इस पार्ट को देखेगा स्ट्रिंग के, तो उसको क्या लगेगा कि ये स्ट्रिंग पीछे जा रही है विथ वेलोसिटी v। समझ में आया? दिस इज कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। ये जो वेव प्रोड्यूस हुई स्ट्रिंग के ऊपर, तो द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड, एनर्जी इज मूविंग फॉरवर्ड। तो अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड से इसको देखेगा तो स्ट्रिंग तो वहीं पर है, पोजीशन उसकी चेंज ही नहीं हो रही है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑसिलेट हो रही है, लेकिन आगे बढ़ रही है क्या? नहीं। तो अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड के ऊपर है तो स्ट्रिंग आगे नहीं बढ़ रही विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी स्पीड कितनी होगी? 0। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि ऑब्जर्वर को एनर्जी के ऊपर बिठा दिया। मान लो, इमेजिन करो, ऑब्जर्वर को एनर्जी के ऊपर बिठा दिया, तो एनर्जी आगे बढ़ रही है विथ वेलोसिटी v। तो अगर आपका ऑब्जर्वर अगर एनर्जी के ऊपर होगा तो एनर्जी जहां पर ऑब्जर्वर होता है उसको हम रेस्ट कंसीडर करते हैं। तो अगर इसको हमने रेस्ट कंसीडर किया ऑब्जर्वर को, तो हो क्या रहा है? एनर्जी आगे बढ़ रही है विथ वेलोसिटी v, लेकिन ऑब्जर्वर को अगर हमने रेस्ट कर दिया एनर्जी के ऊपर, तो ऐसे लगेगा कि ये स्ट्रिंग का इतना पार्ट पीछे बढ़ रहा है विथ वेलोसिटी v या विथ स्पीड v। ओके, अब इसके बाद एक चीज समझो, ये बढ़ रहा है विथ वेलोसिटी v। अब हम क्या करेंगे? इतने पोर्शन को स्ट्रिंग का डीएल पोर्शन उठाएंगे और उसको जूम करेंगे लाइक दिस।
दिस इज, इतना पोर्शन उठा दिया मैंने, इसका लेंथ कितना है dl, इसकी लेंथ कितनी है dl। ओके, तो इसका जो कर्व आएगा ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस है, रेडियस मान लेंगे हम r, रेडियस कितनी मान लेंगे r, और ये जो एंगल है इसका, ये एंगल ले लेंगे थीटा, तो ये भी एंगल कितना आ जाएगा थीटा, कितना आ जाएगा थीटा। समझ में आया? इतना पोर्शन हमने उठा लिया, तो ठीक है। तो अब यहां पर एक नोट लिखो, नोट लिखो, नोट लिखो। नोट क्या होगी कि वेव ऑलवेज ट्रेवल विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, वेव ऑलवेज ट्रेवल विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम एंड नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ट्रेवल नहीं करेगी। देयरफॉर वी इन any expression, v in any expression is velocity या speed with respect to medium, with respect to medium and not with respect to ground। समझ में आया? तो ऑब्जर्वर को हमने क्या किया, ग्राउंड से एनर्जी के ऊपर शिफ्ट किया। तो एनर्जी इज ट्रेवलिंग विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस एक्सप्रेशन में या इस लेक्चर में आने वाले सभी एक्सप्रेशन में जब भी हम v कंसीडर करेंगे एज अ स्पीड, तो उसका मतलब होगा स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, नॉट स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इतनी चीज आप याद रखना, ठीक है? समझ में आई इतनी चीज? चलो ठीक है। तो हो क्या रहा है, हमने स्ट्रिंग का छोटा सा पोर्शन कट करके उसको जूम कर दिया और उसका लेंथ कितना लिया हमने, dl लिया। अब जब हम स्ट्रिंग पढ़ रहे थे या टेंशन इन द स्ट्रिंग पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने एक चीज अज्यूम की थी, या स्प्रिंग पढ़ रहे थे, तो आइडियली स्प्रिंग और स्ट्रिंग दोनों कैसे होते हैं, मासलेस। कैसे होते हैं, मासलेस। तो दोनों के अंदर टेंशन कैसे होता है, सेम होता है। लेकिन क्या अब यहां पर हमारी स्ट्रिंग मासलेस है, नहीं, तो इसके अंदर का टेंशन कांस्टेंट रहेगा क्या, नहीं रहेगा। टेंशन डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। तो फिर क्या होगा, मान लो इस पॉइंट के ऊपर टेंशन इधर होगा टेंजेंशियली, दिस इज T, और इस पॉइंट के ऊपर टेंशन ऐसे होगा T, ठीक है। अब आगे तो सर टेंशन तो अलग है, यहां पर आपने सेम क्यों लिया? सेम इसलिए लिया कि हमने इसका इतना छोटा पोर्शन इमेजिन किया dl अगर स्मॉल एलिमेंट होगा तो फॉर स्मॉल डिस्टेंस टेंशन चेंजेस वेरी स्मॉल, हेंस इट कैन बी कंसीडर्ड एज ऑलमोस्ट सेम। दोनों का टेंशन कैसे कंसीडर किया जाता है, सेम कंसीडर किया जाता है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। लेकिन एक्चुअली अगर आप यहां से यहां चले जाओगे तो दोनों का इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे टेंशन सेम होगा क्या, नहीं, अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? अभी तक तो आपने पुलीज और मास सिस्टम या स्प्रिंग सिस्टम में टेंशन सेम लिया, तो वहां पर हम जो पुली या स्प्रिंग कंसीडर कर रहे थे वो मासलेस थी। तो जब तक स्ट्रिंग और पुली मासलेस है तब तक उसके अंदर का जो टेंशन है हर पॉइंट पे कैसे होगा, सेम होगा। लेकिन यहां पर स्ट्रिंग मासलेस नहीं है तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग अलग होगा, फिर भी हम टेंशन सेम ले रहे हैं। इसका रीजन ये है कि ये जो एलिमेंट हमने कट करके यहां पर लिया है वो बहुत स्मॉल लेंथ का है, और इसकी लेंथ अगर स्मॉल होगी तो टेंशन कैन बी कंसीडर्ड ऑलमोस्ट सेम, टेंशन हम ऑलमोस्ट सेम कंसीडर कर सकते हैं। फिर अब ये जो पार्टिकल है, अगर ऑब्जर्वर एनर्जी के ऊपर बैठ के इसको देख रहा है तो दिस पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस विथ स्पीड v, तो इट इज काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन सेटअप, सर्कुलर मोशन के सेटअप की तरह हो गया है, ठीक है। अब इसके आगे अब शुरू करते, एक्सप्रेशन को शुरू करते, ठीक है। मान लो स्मॉल m क्या है, स्मॉल m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। अब इस टोटल एलिमेंट का मास कितना है, dm, और उसकी लेंथ कितनी है, dl। तो dm बाय dl स्मॉल m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, ओके। या फिर इसको ऐसा करेंगे हम, d कैपिटल M बोल देंगे इसको, चलो ओके। इस टोटल एलिमेंट का मास कितना है, dm, और लेंथ कितनी है, dl। तो स्मॉल m मास पर यूनिट लेंथ, छोटा एलिमेंट का मास छोटा एलिमेंट की लेंथ, तो m इज इक्वल टू dm बाय dl, dm बाय dl। अब ये अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन के लिए क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है, फ्रॉम पोजीशन ऑफ पार्टिकल टू सेंटर ऑफ सर्कल, सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर। अब क्या करेंगे हम, ये जो टेंशन है इसके दो कंपोनेंट करेंगे, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। अब देखो ये z बन गया, दिस इज z, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अब देखो ये टेंजेंट है, ये थीटा, तो ये कितना, दिस इज 90 माइनस थीटा। अब ये भी 90 है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अब ये जो टेंशन था हमारा, ये जो टेंशन था इसके दो कंपोनेंट होंगे, दिस इज एडजेसेंट कंपोनेंट t cos थीटा एंड दिस वर्टिकल कंपोनेंट इज t sin थीटा। बी केयरफुल। अब ये समझ में नहीं आया तो और एक बार समझाता हूं, लेकिन इधर देखो ये टेंशन था, इसके दो कंपोनेंट,
दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज माय टी, आराम से देखो, दिस इज माय टी। अब ये z बन गया है, देखो ये देखो, ये देखो z बन, ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अब ये थीटा है तो ये भी 90 है ना, रेडियस और टेंजेंट में एंगल कितना होता है 90, तो ये थीटा, ये टोटल 90, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 है ना, ये भी 90 है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा थीटा। अब इस t का ये एडजेसेंट कंपोनेंट होगा t cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला जो होगा वो क्या होगा t sin थीटा। आराम से देख लो, इस t cos थीटा से ये t cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये जो दोनों है t sin थीटा उसकी डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। तो रफली हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू t sin थीटा प्लस t sin थीटा। सो दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 2t sin थीटा, 2t sin थीटा। अब लॉजिक यूज करो, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल है, ऐसा क्यों ले सकते हैं, बिकॉज दिस एलिमेंट इज कंसीडर्ड टू बी वेरी स्मॉल, तभी तो हमने टेंशन सेम लिया था। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो क्या हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 2t थीटा, 2t थीटा। नाउ व्हाट इज फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। तो इस एलिमेंट का मास हमने कितना कंसीडर किया है, dm, इसकी स्पीड कितनी है v² डिवाइड बाय रेडियस कितना है r, रेडियस कितना है, तो dm v²/r। ये वैल्यू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड अगर इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, 2t थीटा इज इक्वल टू dm v²/r, dm v²/r। सारी चीजें विजिबल है क्या, dm v²/r। व्हाट इज d, कैपिटल M, dm इज मास ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहां से देखो dm की जगह क्या रख सकते हो, स्मॉल m इंटू dl, dm is equal to small m into dl. What is small m? Linear mass density of string. What is dl? Length of that small element. और dm क्या है, total mass of this element. Okay? तो अब ये वैल्यू यहां पर रख दो। और एक चीज कर सकते हैं हम, अगर हमने इसको आर्क मान लिया तो दिस विल बी आर्क ऑफ एंगल 2 थीटा, देखो ना, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, इसकी लेंथ कितनी है dl और इसकी रेडियस कितनी है r। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है एंड दैट फॉर्मूला इज एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वेरी बेसिक फॉर्मूला। तो एंगल कितना है 2 थीटा, आर्क कितना है dl और रेडियस कितना है r। तो 2 को इधर शिफ्ट कर दो, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, dl अपॉन r। तो थीटा के जगह सॉरी dl अपॉन 2r, इस 2 को इधर शिफ्ट करो ना, dl अपॉन 2r। तो थीटा के जगह ये वैल्यू रखो और dm के जगह ये वैल्यू रखो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2t इंटू थीटा की जगह क्या, dl डिवाइडेड बाय 2r, समझ रहे हो, dl डिवाइडेड बाय 2r, थीटा की जगह dl डिवाइडेड बाय 2r इज इक्वल टू, ये dm की जगह क्या रखा, स्मॉल m इंटू dl, v² का v² डिवाइडेड बाय r का r, ठीक है। t इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, dl लेंथ ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट, r इज रेडियस, m इज linear mass density small m, dl small length of that element, v speed of that small element, r is radius। तो this r get cancelled, 2 get cancelled, dl get cancelled। तो t is equal to m into v², what is m, linear mass density or mass per unit length। तो v² is equal to t by m, तो finally v is equal to under root of t by m, where t is tension in the string and small m is mass per unit length or linear mass density, ठीक है। So this is the proof in which we have proved that कि velocity of transverse wave on a string is under root of t by m, very simple। ये समझ में आ गया। अगर आप इस वेव को ग्राउंड से देखोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, स्ट्रिंग थोड़ी आगे बढ़ रही है, दैट पल्स इज मूविंग फॉरवर्ड एंड अलोंग विद दैट पल्स द एनर्जी इज मूविंग। तो ऑब्जर्वर को अगर हमने एनर्जी पे शिफ्ट कर दिया तो ऑब्जर्वर एनर्जी पे चले गया, तो एनर्जी को रेस्ट मानना पड़ेगा। और ऑब्जर्वर अगर इसको देख रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर दिस स्ट्रिंग इज मूविंग बैकवर्ड विथ v स्पीड v। अब जितनी स्पीड इसकी होगी उतनी ही स्पीड एनर्जी की होगी, कमाल, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये हो गया। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाय m। तो v क्या हो गया, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग, t इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्मॉल m इज मास पर यूनिट लेंथ एंड t इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो टेंशन है, अगर स्ट्रिंग का मास या स्ट्रिंग की लीनियर मास डेंसिटी ज्यादा है या स्ट्रिंग का मास ज्यादा है तो टेंशन
विल नॉट बी सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट, और उस कंडीशन में क्या करना है वो भी एक्सप्रेशन हम इसी लेक्चर में देखने वाले हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, जो हमने फॉर्मूला सीखा अभी कि भाई स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है, दैट फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाय एम। ओके, इसको अलग अलग फॉर्म में हम एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, बेसिक चीजें यूज करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे। तो क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाय स्मॉल m। व्हाट इज t? टेंशन इन द स्ट्रिंग। व्हाट इज m? m इज नॉट मास, मास पर यूनिट लेंथ। ओके, सो स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो कैपिटल M इज टोटल मास, किसका? स्ट्रिंग का। टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। ठीक है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, एंड स्मॉल m इज लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, या फिर इसको क्या बोलेंगे, मास पर यूनिट लेंथ। तो टोटल मास क्या हो जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू कैपिटल L। ये वैल्यू यहां पर रख दो। स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाय स्मॉल m, सॉरी कैपिटल M स्मॉल m इज इक्वल टू m बाय l। तो स्मॉल m की जगह अगर m बाय l रखेंगे हम यहाँ पर ऑलरेडी ये स्मॉल m है, दिस इज स्मॉल m, तो ये m डिवाइडेड बाय l। तो क्या हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ TL डिवाइडेड बाय m। दिस टाइम व्हाट इज दिस m? टोटल मास। क्या गए, टोटल मास। तो वी हैव फॉर्मूला फॉर मास, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। स्ट्रिंग का मास, स्ट्रिंग का वॉल्यूम, स्ट्रिंग का डेंसिटी। तो मास m इज इक्वल टू वॉल्यूम मान लेंगे v, डेंसिटी को मान लेंगे रो। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। नाउ व्हाट अबाउट वॉल्यूम? मान लो ये रिजिड सपोर्ट है और स्ट्रिंग कुछ ऐसी है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम हमें पता करना है। तो सिंपल लॉजिक ये है, एरिया ऑफ बेस पता करो और इसको क्या करो, इसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट अ वॉल्यूम एज वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। सिंपल ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू बेस का एरिया इनटू हाइट। इस बार हाइट क्या है, लेंथ है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ। सिंपल, वॉल्यूम क्या आ गया, एरिया इनटू लेंथ। वी फॉर वॉल्यूम, दिस वी फॉर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आ गया, एरिया इनटू लेंथ। तो वॉल्यूम की जगह एरिया इनटू लेंथ रख दो, तो मास क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम की जगह एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एंड ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जगह क्या रखा, एरिया इनटू लेंथ, और रो क्या है, डेंसिटी, दिस इज रो। तो अब ये तीनों चीजें एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी इस मास के जगह रखो, तो क्या हो जाएगा, v स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t इंटू एल। ऊपर क्या है, t इंटू एल, और टोटल मास की जगह क्या रखा हमने, एरिया इंटू लेंथ विच इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो लेंथ कैंसल, विल गेट अनदर फॉर्म ऑफ फॉर्मूला t डिवाइडेड बाय a रो। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू t डिवाइड बाय a रो। व्हाट इज v? स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन स्ट्रिंग, ओनली स्ट्रिंग, एयर कॉलम में वगैरह यूज नहीं कर सकते। t इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, a इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, नॉट दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, एंड रो इज डेंसिटी। नाउ व्हाट अबाउट एरिया? एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई r स्क्वायर। यहां पर रख दो, क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय पाई r स्क्वायर रो। व्हाट इज r? रेडियस, ये जो होता है ना, ये रेडियस ऑफ द वायर, रेडियस ऑफ द वायर, रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट इफ द गिवन क्वांटिटीज आर इन द फॉर्म ऑफ डायमीटर ऑफ वायर, तो क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, वेयर इट इज डायमीटर ऑफ दैट क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग और वायर, ये डायमीटर होता है पूरा, दैट दिस इज रेडियस। तो क्या हो जाएगा, यहां पर रख दो वैल्यू, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t डिवाइडेड बाय पाई इन ब्रैकेट r स्क्वायर है ना, तो d बाय 2 का स्क्वायर इनटू रो। तो d बाय 2 का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय d बाय 2 अंडर रूट ऑफ t बाय पाई रो। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो फॉर्मूला आएगा 2 डिवाइडेड बाय d अंडर रूट ऑफ t बाय पाई रो। दिस इज फॉर्मूला ऑफ स्पीड इन टर्म्स ऑफ diameter and density, where capital D is diameter of that string and rho is density and capital R is radius of the string। क्या, radius of the string। ओके, ठीक है, चलो लिख लो ये। और एक चीज याद रखो हमेशा कि भाई जो स्पीड होती है ना, द स्पीड ऑफ वेव इज विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर नॉट मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पार्टिकल मूव नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो
तो इस तरह से हमने फॉर्मूला को डिराइव कर लिया। ओके, अब एक चीज समझते हैं कि अभी तक हमने क्या माना कि टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, टेंशन जो है स्ट्रिंग में सेम है। अगर टेंशन स्ट्रिंग में अलग अलग होगा तो स्पीड कैसे वेरी होगी, और वेरी होगी तो पता करने की प्रोसीजर क्या है उसका एक्सप्रेशन देखेंगे। और फाइनली इस लेक्चर में 8 से 9 न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, पहले कंसेप्ट सीखो। चलो अब देखो क्या होगा। देखो अगर मैंने क्या किया, एक रिजिड सपोर्ट लिया और इससे एक स्ट्रिंग बांधी ऐसी। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रिंग या ये वायर मासलेस है, इफ दिस स्ट्रिंग इज मासलेस, सपोज इसको मैंने एक पार्टिकल अटैच किया ऐसे। ओके, इसका मास कितना है m, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स एक्ट होगा mg। ओके, और ऊपर की तरफ क्या एक्ट होगा, टेंशन T। तो आराम से मैं लिख सकता हूं T इज इक्वल टू mg, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। T इज इक्वल टू mg। तो होगा क्या, अगर ये स्ट्रिंग या ये वायर मासलेस है तो इस पॉइंट के ऊपर भी टेंशन T होगा, यहां पर 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 भी टेंशन T होगा, और यहां पर भी टेंशन T होगा। तो मान लो इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूं और इस पॉइंट को O बोल देता हूं। तो पॉइंट A के ऊपर, पॉइंट A को भी mg इतना ही वेट उठाना पड़ रहा है ऊपर, और पॉइंट O को भी सिर्फ यही वेट उठाना पड़ रहा है। क्यों? बिकॉज ये स्ट्रिंग तो मासलेस, दिस स्ट्रिंग इज मासलेस। अब मान लो स्ट्रिंग मासलेस ना होकर इसमें कुछ मास होता तो क्या होता, सपोज ऐसे होता, मान लो ऐसे होता लाइक दिस। ओके, और स्ट्रिंग हमारी इतनी जाड़ी है कि उसके अंदर मास है, उसका कुछ मास है, कंसिडरेबल मास है। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, ऐसे वेट अटैच किया सेम m। तो नीचे की तरफ क्या एक्ट होगा, mg। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, a पॉइंट, पॉइंट a। इस पॉइंट को क्या करना पड़ रहा है, इतना बोझ उठाना पड़ रहा है mg। लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा, यहां तक आ गया, तो ये वाले पॉइंट को इस mg को भी उठाना पड़ रहा है और इतने स्ट्रिंग को भी उठाना पड़ रहा है। इस स्ट्रिंग का मास अभी हम निगलेक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं। तो यहां पे जो टेंशन होगा, यहां पे जो, इसको मान लो हम पॉइंट B बोलते हैं, तो टेंशन एट पॉइंट B इज इक्वल टू mg प्लस अब इतनी जो स्ट्रिंग है इसके मास को हम बोल देंगे मास ऑफ स्ट्रिंग, मतलब मास ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन B एंड A इनटू G। वेरी सिंपल। अब की बार इस पॉइंट को, इस वेट को भी उठाना पड़ रहा है और इस स्ट्रिंग के वेट को भी उठाना पड़ रहा है, तो यहां का जो टेंशन होगा इससे ज्यादा होगा। अब मान लो ये वाला पॉइंट कंसीडर करेंगे। ओके, इसको बोलेंगे O। तो क्या आएगा, टेंशन एट पॉइंट O। अब पॉइंट O को किसको झेलना पड़ रहा है, किसको उठाना पड़ रहा है, एक तो ये mg प्लस मास ऑफ स्ट्रिंग, टोटल स्ट्रिंग को उठाना पड़ रहा है इस पॉइंट को, बिकॉज ये टोटल जो स्ट्रिंग है इसका मास यहां से इसको खींचेगा नीचे, तो टेंशन यहां पे जो होगा इस स्ट्रिंग की वजह से भी होगा, मास ऑफ टोटल स्ट्रिंग इनटू g। ठीक है, तो अब अगर आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हो वैसे वैसे टेंशन बढ़ेगा, मतलब फ्रॉम A to O, A से अगर आप O जाओगे तो टेंशन इंक्रीजेस, टेंशन तो बढ़ेगा, तो टेंशन बढ़ेगा तो V इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ T बाय स्मॉल m इज मास पर यूनिट लेंथ, तो इसकी मास पर यूनिट लेंथ तो क्या है, कांस्टेंट है, तो m इज कांस्टेंट। m कैसा है, कांस्टेंट है, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T। तो क्या T कांस्टेंट है, नहीं, तो स्पीड भी कांस्टेंट होगी क्या, नहीं। तो हर पॉइंट के ऊपर स्पीड अलग अलग होगी, और मोर प्रेसाइजली ऊपर जाते टेंशन बढ़ रहा है, तो फ्रॉम A to O टेंशन बढ़ रहा है, इसलिए स्पीड भी बढ़ेगी। तो यहां पे जो स्पीड होगी वेव की, वो उस स्पीड से यहां की स्पीड कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो क्या स्पीड कांस्टेंट होगी, बिल्कुल नहीं, स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, हर पॉइंट पर स्पीड कैसी है, अलग अलग है, तो हर पॉइंट के ऊपर की स्पीड कितनी होगी ये डिपेंड करता है इस डिस्टेंस पे।
इस डिस्टेंस पे, मान लो इसको x मानेंगे, तो जितना ऊपर जाओगे उतनी स्पीड कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो ऊपर जाते वक्त कौन से पॉइंट पे कितनी स्पीड होती है और एक्सेलरेशन कितना होता है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। आपको ये चीज समझ में आई? अगर स्ट्रिंग या वायर या जो कुछ भी आपने वायर माना है वो मासलेस है, तो हर पॉइंट के ऊपर का टेंशन कैसे होगा, सेम होगा। लेकिन अगर वो मासलेस नहीं है, स्ट्रिंग हैज कंसीडरेबल मास, तो एट दैट टाइम उस स्ट्रिंग का जो मास है टेंशन के अंदर इंक्लूड होगा, और यहाँ वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर सबसे ज्यादा टेंशन होगा, उसको इसका बोझ भी उठाना पड़ रहा है और स्ट्रिंग का बोझ भी उठाना पड़ रहा है। समझ में आया? तो जितना आप ऊपर जाओगे उतना टेंशन बढ़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा वो डिराइव करेंगे और फाइनली इसके ऊपर के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, अब देखो स्ट्रिंग मासलेस नहीं है, ओके, तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग होगा और वेव की स्पीड भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो हम ऐसा कंसीडर करेंगे, मान लो, तो क्या होगा, मान लेंगे हम सपोज कि ये हमारा रिजिड सपोर्ट है और ये हमारी स्ट्रिंग है, मान लो ऐसी स्ट्रिंग है। अब हमने स्ट्रिंग को कुछ अटैच नहीं किया, तो इस पॉइंट को बोलेंगे हम ए पॉइंट और इस पॉइंट को बोलेंगे हम ओ पॉइंट, पॉइंट ओ। तो ए पॉइंट के ऊपर टेंशन कितना होगा, 0 होगा। टेंशन कितना होगा, 0। तो टेंशन मतलब इसको कुछ किसी का वेट उठाना पड़ रहा है क्या, नहीं, तो इस पे टेंशन कितना होगा, 0। तो यहाँ की जो स्पीड होगी उसको बोलेंगे u, या फिर चलो स्पीड एट पॉइंट ए इज ऑल्सो 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक पल्स जनरेट किया, तो ये पल्स ऊपर ऊपर जा रही है और ऊपर जाते वक्त टेंशन बढ़ेगा, इसलिए इसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। मान लो यहां से लेकर हम यहां तक आ गए, इस पॉइंट तक, ओके, और इस पॉइंट को बोलेंगे सपोज b। ये पॉइंट कितना है, b, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है x, कितना है, x है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के ऊपर टेंशन 0 होगा क्या, नहीं, तो इसको बोलूंगा मैं TB, टेंशन एट पॉइंट B। तो पहले तो TB कितना होगा, टेंशन एट पॉइंट B इज इक्वल टू वेट ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन A एंड B। समझ में आया? ये जो स्ट्रिंग है, इतना पोर्शन, इसका वेट यहां पर टेंशन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, यहां का ऊपर की तरफ टेंशन TB और नीचे की तरफ वेट mg। कितना mg, सॉरी m की जगह हम क्या बोलेंगे, m-g। चलो क्या बोलेंगे, m-g, या मास बिटवीन A एंड B इंटू G। A और B के अंदर जो स्ट्रिंग है उसका मास इंटू G। समझ में आया? अब वो दिमाग मत लगाओ कि इसके सेंटर ऑफ मास से एक्ट होगा, यहाँ पे एक्ट होगा उतना तो वहीं पे एक्ट होगा, ठीक है, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो यहाँ का जो टेंशन है TB, दैट इज मास बिटवीन A इंटू B इंटू G। अब अगर वायर यूनिफॉर्म है तो मान लो टोटल लेंथ वायर की क्या है, कैपिटल L, और टोटल मास कितना है, कैपिटल M। टोटल लेंथ कितनी है, कैपिटल L, टोटल मास कितना है, कैपिटल M। तो कैपिटल L लेंथ के लिए मास कितना है, कैपिटल M, और X लेंथ के लिए कितना है, MAB। ओके, X लेंथ के लिए मास कितना है, MAB, मास बिटवीन A एंड B। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, M इंटू MAB इंटू L इज इक्वल टू M इंटू X। इस L को यहाँ पे शिफ्ट करो, तो MAB इज इक्वल टू MX डिवाइडेड बाय L। दिस इज द मास बिटवीन A एंड B। Okay, so what is the formula for velocity at point B? Velocity at point B is equal to under root of tension at point B into small m, mass per unit length। तो VB is equal to under root of tension at B। tension at B कितना है, tension at B is equal to mass of AB, mass between AB into G, mass between AB into G डिवाइडेड बाय स्मॉल m। अब स्मॉल m की जगह क्या लिख सकते हो, स्मॉल m इज टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, सो दैट विल बी m बाय l। अब VB को हम मान लेंगे V, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ MAB कितना है बेटा, m डिवाइडेड बाय l इंटू x,
इंटू जी, एम ए बी की जगह क्या रख दिया, m डिवाइड बाई एल इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय एल। तो m बाई एल कैंसल, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स जी, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स जी। मतलब जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते जाओगे x बढ़ता जाएगा और x बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ेगी। समझ में आया? ओके, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स जी। ओके, तो ये हो गई इसकी स्पीड। सो अब मान लो अब क्या करेंगे, टाइम पता करेंगे, यहां से यहां तक जाने के लिए वेव को कितना टाइम लगेगा। तो इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है क्या? नहीं। तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूला से क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूला से क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो इस वेव को यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, ऐसा अगर हमसे पूछ लिया तो हम इस फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते? बिकॉज स्पीड यहां से लेकर यहां तक कांस्टेंट नहीं है, स्पीड वेरिएबल है। स्पीड कैसी है? वेरिएबल है। तो अब की बार क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज करके इस टाइम को डिटरमाइन करना पड़ेगा। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे? पहली मेथड देखो, वहां इस v के जगह, चलो तो v क्या आ गया, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स जी। ओके, इतना नोट करो, इसको रब कर देंगे हम, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स जी, अंडर रूट ऑफ एक्स जी हो गया। चलो ठीक है, देखो भैया, चलो तो अगर स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन कांस्टेंट नहीं है, और टेंशन कब कांस्टेंट नहीं होता, जब स्ट्रिंग के पास मास होता है। स्ट्रिंग के पास मास होने पर टेंशन कांस्टेंट नहीं होता। ठीक है, तो क्या करेंगे अब देख लो, बहुत सिंपल सी मेथड है और दो मेथड है इसके। तो हमने क्या किया, हमने एक रिजिड सपोर्ट लिया और रिजिड सपोर्ट से एक स्ट्रिंग टाइट की जो कि मासलेस नहीं है। इस पॉइंट को हमने बोला A। ओके, A, तो A के पास का टेंशन जीरो है, तो टेंशन जीरो है बिकॉज इसको कुछ बोझ उठाना नहीं पड़ रहा। टेंशन एट A इज जीरो, सो वेलोसिटी एट A विल बी जीरो। तो हम A से x डिस्टेंस ऊपर चले गए, कहाँ पर, पॉइंट B पर। तो यहाँ की जो स्पीड आई वो आई v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स जी, और यहाँ पर हमारा पॉइंट O है। ओके, तो इस पॉइंट के ऊपर स्पीड कितनी है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स जी। बट व्हाट इज v? स्पीड इज इक्वल टू dx बाय dt, हम लिख सकते हैं dx बाय dt। मान लो यहाँ पर टाइम कितना है, 0, यहाँ तक जाने के लिए टाइम कितना लगा, t, 0 से लेकर t तक। और यहाँ पर टेंशन कितना है, ta, यहाँ की स्पीड कितनी है, 0, और मान लो यहाँ की स्पीड कितनी है, vo। ओके, तो v इज इक्वल टू dx बाय dt। ओके, v इज इक्वल टू dx बाय dt यहाँ पर रख दो, dx बाय dt इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x इंटू जी। तो क्या लिख सकते हैं इसको, dx इज इक्वल टू अंडर रूट x अंडर रूट जी इंटू डी टी। रूट सेपरेट कर दिया, t को इधर शिफ्ट किया, dx की तरफ x को शिफ्ट करना पड़ेगा, dx बाय अंडर रूट x अंडर रूट जी इंटू डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करो, तो कहाँ से कहाँ तक जाना है। अब देखो यहाँ पर जो मेरा डिस्टेंस है वो 0 है, x इज 0, और यहाँ पर जो x है मेरा कैपिटल L, टोटल लेंथ ना स्ट्रिंग की, कितना वेव को डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, कैपिटल L, टोटल लेंथ स्ट्रिंग की। तो यहाँ पर डिस्टेंस 0 है, यहाँ पर लेंथ L है, तो इसका लिमिट क्या आएंगे, 0 से लेकर L तक। यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता करना है ना, तो यहाँ पर टाइम कितना है 0 और यहाँ पर टाइम कितना है t। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L अंडर रूट x मतलब x टू द पावर 1/2, ऊपर जाके x टू द पावर -1/2 इंटू dx इज इक्वल टू रूट जी कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर लिखते हैं, फ्रॉम 0 टू t इंटू dt। तो x टू द पावर -1/2 इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x टू द पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1, और कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर L तक। रूट जी कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t कहाँ से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर t तक। ओके, तो इसका आंसर आएगा 1/2, x टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर L तक, और ये क्या आ जाएगा रूट जी, और इसका लिमिट अगर अंदर रखोगे तो क्या आ जाएगा t-0। ठीक है, अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होता है, न्यूमरेटर, तो 2 को इधर ले लेंगे, तो अंडर रूट x कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके L तक, और ये क्या आएगा रूट जी इंटू टी।
ओके तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ एल माइनस अंडर रूट ऑफ 0 का कोई मीनिंग नहीं होता, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी इंटू टी। तो हमें टाइम पता करना था, तो टी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ जी, ये जी इधर आ गया, तो टी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, t इज इक्वल टू 2l अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। तो इतना टाइम लगेगा यहां से लेकर यहां तक उस वेव को ट्रैवल करने के लिए, कितना टाइम लगेगा, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। ओके 2 अंडर रूट ऑफ एल बाय जी, समझ में आया। तो ये हो गया फॉर्मूला जब आपकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती। और स्पीड कांस्टेंट कब नहीं होती, जब वायर के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन कांस्टेंट नहीं होता। अब इसकी और एक मेथड है, कौन सी मेथड है, देख लो सिचुएशन देखो और समझो। मान लो हमने क्या किया, स्ट्रिंग ले ली, ओके दिस इज माय स्ट्रिंग विच इज नॉट मासलेस, ओके इस पॉइंट को ए बोला, पॉइंट ए से हम किसी एक रैंडम पॉइंट तक आ गए बी विच इज एट अ डिस्टेंस एक्स, और ये पॉइंट बी है एंड दिस इज माय पॉइंट ओ। तो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट बी इज गिवन बाय v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x इंटू जी, नीचे से ऊपर ये x होता है, ठीक है। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है l, ओके। तो यहां से जो वेव ऊपर जा रही है उसकी जो स्पीड है वो ऊपर जाते वक्त बढ़ते जा रही है। क्यों बढ़ते जा रही है, बिकॉज टेंशन बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ने से स्पीड भी बढ़ेगी। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x इंटू जी। नाउ वी हैव फॉर्मूला, अब इसको अगर हम फॉर्मूला यूज करें एक्सेलरेशन का, तो a इज इक्वल टू dv बाय dt बराबर dv बाई dt। अब इसको क्या करेंगे, dv बाय dt इंटू dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया। अब क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा dv बाय dx इंटू dx बाय dt। समझ में आया, इस dx को यहां पर लिखा, dt को यहां पर लिखा, कुछ प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। dx बाय dt की जगह क्या लिख सकते हो v, तो a इज इक्वल टू ये v इंटू dv बाय dx। ये फॉर्मूला हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, a इज इक्वल टू v इंटू dv बाय dx। तो नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ v एज अंडर रूट ऑफ x इंटू g। तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g इंटू अंडर रूट ऑफ x, वेयर g इज कांस्टेंट, ओके। तो अगर इसका डेरिवेटिव लूंगा विथ रिस्पेक्ट टू x, dv बाय dx, तो रूट g सामने रूट x का डेरिवेटिव होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट x। तो dv बाई dx की वैल्यू क्या हो गई, रूट g डिवाइडेड बाई 2 रूट x, बिकॉज रूट x का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट x, ओके। तो ये वैल्यू यहां पर रखो और ये v की वैल्यू यहां पर रखो, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू v की कितनी वैल्यू है, रूट x इंटू रूट g, रूट x जी को ऐसे लिख सकते हैं हम, इंटू dv बाई dx की क्या वैल्यू है, dv बाई dx की वैल्यू है रूट g डिवाइडेड बाई 2 रूट x कैंसिल, रूट g इंटू रूट g डिवाइडेड बाई 2, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, a इज इक्वल टू g बाय 2। तो ये जो वेव्स ऊपर बढ़ रहा है, इट इज ट्रैवलिंग विद एक्सेलरेशन g बाय 2 एंड विच इज कांस्टेंट। तो हम इसको काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा सकते हैं, इस वेव की इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, इस वेव को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। चलो सिचुएशन देखेंगे आप, ये वेव जो ऊपर जा रहा है यहां तक, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट O है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको u इज इक्वल टू 0 मान सकते हैं, और u कितना होगा 0, ऊपर बढ़ रहा है विथ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g बाई 2 विच इज कांस्टेंट, और जाने के लिए इसको यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम कितना लगा, t। तो हम और यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, s इज इक्वल टू l, लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग। तो हम इक्वेशन यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s कितना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, l इज इक्वल टू u कितना है 0, टाइम पता नहीं, प्लस 1 बाई 2 एक्सेलरेशन g बाई 2, एक्सेलरेशन कितना है g बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये तो 0 हो जाएगा, ओके। तो दिस इज l इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 1 बाई 2 इंटू 2 1 बाई 4 इंटू जी टी स्क्वायर। 4 को ऊपर शिफ्ट करो, g को नीचे शिफ्ट करो, तो ये क्या हो जाएगा 4l इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर विल बी 4l डिवाइडेड बाई जी, स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2, l और g का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो l डिवाइडेड बाई g, t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ l बाई g। तो किसी भी फॉर्मूले से समझो, लेकिन कंसेप्ट याद रखो, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलो तो लेट अस सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स। ये सिंपल है, इसके आगे और कुछ कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल एस सी वर्मा जी के बुक से हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो समझो, चलो कम ऑन।
न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या बोल रहा है, अ वेव मूव विथ स्पीड 300 मीटर पर सेकंड ऑन अ वायर। अब इस एक ही स्पीड दी है, मतलब टेंशन इन द वायर कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट विच इज अंडर टेंशन ऑफ T इज इक्वल टू 500 न्यूटन। हाउ मच टेंशन मस्ट बी चेंज टू इंक्रीज स्पीड, मतलब ये इनिशियल स्पीड इतनी है जब टेंशन इतना था, तो फाइनल स्पीड कितनी की, फाइनल स्पीड की 360 मीटर पर सेकंड, तो टेंशन कितना चेंज करना पड़ा ये हम निकालेंगे। तो पहले तो ये समझो, अब हम पहले क्या करेंगे, T2 निकालेंगे, नया टेंशन निकालेंगे। तो नया टेंशन निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T बाय M, फिर T इज टेंशन, M इज मास पर यूनिट लेंथ। तो क्या स्ट्रिंग चेंज की हमने, नहीं, तो M कैसे होगा, कांस्टेंट, तो M कांस्टेंट होगा, मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T दैट इज टेंशन। तो V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T1 एंड V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T2, वेरी सिंपल। तो इसको बोलेंगे इक्वेशन 1, इसको बोलेंगे इक्वेशन 2, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, V2 बाय V1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 बाय T1। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट व्हाट इज माय V2, V2 कितना है 360 डिवाइडेड बाय V1 कितना है 300 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 पता नहीं, T2 कितना है, T2 डिवाइडेड बाय T1, T1 पता है कितना है 500 न्यूटन, रहने दो। तो ये 0 कैंसल, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, दोनों साइड का स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसल, T2 डिवाइडेड बाय 500। समझ में आया, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, किस लिए, ये स्क्वायर रूट कैंसिल करना था हमें। 25 जा 1, 25 2 जा 50 0, तो इस 20 को इधर शिफ्ट करो तो T2 कितना हो जाएगा, T2 विल बी 36 इंटू 20 दैट इज 720, बरोबर ना, 360 इंटू 720 न्यूटन। तो क्या आंसर 720 है, नहीं नहीं, अच्छे से देखो, न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ो। जब स्पीड 300 थी तो टेंशन इतना रखना पड़ा, अब हमने टेंशन जब इतना रखा तो स्पीड इतनी हो गई, तो क्या किया हमने 500 को 720 किया, तो आंसर आएगा डेल्टा टी चेंज इन टेंशन इज 720 माइनस 500, तो ये हो गया 220 न्यूटन। तो टेंशन को जब हमने 220 से बढ़ाया, स्ट्रिंग के अंदर के टेंशन को जब हमने 220 न्यूटन से बढ़ाया, तो जो स्पीड थी 300 मीटर पर सेकंड वो बन गई 360 मीटर पर सेकंड। तो आंसर 720 नहीं है, आंसर है 220, बिकॉज क्वेश्चन वैसे पूछा है ना, कितना चेंज किया ऐसे पूछा है, तो इंक्रीज डिक्रीज वो भी समझना चाहिए। तो जब हम टेंशन बढ़ाएंगे तब स्पीड बढ़ जाएगी, टेंशन बढ़ाने पर स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, चलो अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 पे। क्या बोल रहा है, अ स्ट्रिंग ऑफ मास 2.5 किलोग्राम इज अंडर टेंशन। तो टोटल मास दिया हुआ है स्ट्रिंग का, कैपिटल M है 2.5 किलोग्राम, ठीक है, और उसका जो टेंशन है वो है 200 न्यूटन। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो टोटल लेंथ है वो है 20 मीटर। इफ ट्रांसवर्स पल्स इज प्रोड्यूस एट वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल द अदर एंड। मान लो ये रिजिड सपोर्ट है ऐसे, और ये ऐसी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग पे यहाँ पर ऐसी पल्स प्रोड्यूस हुई, तो ये लेंथ कितनी है स्ट्रिंग की, ये लेंथ है 20 मीटर। तो इस पल्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, तो टेंशन की सिंगल वैल्यू गिवन है, मतलब टेंशन इज कांस्टेंट, मींस दिस वेव और दिस पल्स इज ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड v इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इस पल्स को 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो पूछा है टाइम कितना लगेगा। ओके, तो टेंशन कांस्टेंट है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट होगी। अगर आपने स्पीड पता कर ली तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस फॉर्मूला से हम टाइम को निकाल सकते हैं। अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पर क्यों यूज कर सकते हैं, बिकॉज स्पीड इज कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं होती तो सेकंड एक्सप्रेशन जो हमने सीखा था, स्ट्रिंग टेंशन अलग अलग, वो यूज करते, ठीक है ना। तो स्पीड का जो फॉर्मूला है ट्रांसवर्स वेव का, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाय m। दिस m इज नॉट दिस m, दिस इज टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग एंड दिस इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो स्मॉल m इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। टोटल मास है 2.5 और टोटल लेंथ है 20, 2.5 इंटू 20, तो ये 0 इधर से रख गया, तो ये 0 इधर से रख जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 बाय 200। तो 25 1 25, 25 8 200, तो मास पर यूनिट लेंथ आ जाएगा 1/8 किलोग्राम पर मीटर। कोई बात नहीं। अब देखो स्पीड v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन, टेंशन कितना है, टेंशन है 200, टेंशन है 200,
200 डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ कितना है 1/8 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो क्या हो जाएगा ये 8 ऊपर चला जाएगा, 8 × 2 1600, ये आ गई स्पीड। इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 40 मीटर पर सेकंड। दिस इज द स्पीड ऑफ दिस पल्स विच इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, one end to other end। तो फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितनी है 40, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 20, टाइम हमें पता करना है और ये 40, t को इधर शिफ्ट करो 40 को इधर शिफ्ट करो, तो t इज इक्वल टू 20/40, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 1 2 2 4, 1/2 दैट इज 0.5 सेकंड। ठीक है, कितना टाइम लगेगा 0.5 सेकंड, बहुत आसान था। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था स्पीड इज इक्वल टू √T/m, उससे स्पीड पता की, और जो गिवन प्रॉब्लम था उसमें सिचुएशन ऐसी थी कि टेंशन कांस्टेंट था स्ट्रिंग के अंदर का, तो जब टेंशन कांस्टेंट होता है तो स्पीड भी कांस्टेंट होती है। तो स्पीड कांस्टेंट मतलब हम फॉर्मूला यूज करते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब स्पीड कांस्टेंट नहीं होता तो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। स्पीड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिपेंड करता है पॉइंट कौन सा है, v इज इक्वल टू √x × g, और टाइम के लिए फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 √L/g। ओके, जो कि फॉर्मूले हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। तीसरा बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक प्रॉब्लम है, अब इसके आगे के प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाले हैं। ठीक है ना, तो वायर हैज लेंथ 12 मीटर, वायर का जो लेंथ है वो 12 मीटर है, एंड मास, टोटल मास कितना है 24 किलोग्राम। ठीक है, मतलब बहुत हेवी वायर है। व्हाट शुड बी द टेंशन, टेंशन कितना होना चाहिए, सो दैट द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ वायर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर 340 एट 20 डिग्री सेल्सियस। ये जो टेम्परेचर दिया है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कुछ भी रोल नहीं है। तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जितनी, मतलब कितनी 340 मीटर पर सेकंड। सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करो और टेंशन डिटरमाइन करो। v इज इक्वल टू √T/m। What is small m? That is total mass divided by total length, that is mass per unit length। तो total mass is 24, length is 12, तो आंसर आएगा 2 किलोग्राम पर मीटर। ओके, सो v is equal to √T/m। तो v कितना है 340 is equal to √ टेंशन पता करना है, स्मॉल m कितना है 2, तो दोनों साइड का स्क्वायर करो, 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू T/2, तो ये 2 को इधर शिफ्ट करो, t इज इक्वल टू 2 × 340 का स्क्वायर कर सकते हो, करो ना बे, 34 × 34, 12 13 4 त्रिकम 12 ला 2 न चले, 3 त्रिक 9 आणि 1 10 6 3 और 2 5 1 1 बराबर ना, 4 चौक 16 7 चला 1 4 त्रिकम 12 13 4 त्रिकम 12 ला 2 न चला 1 3 त्रिक 9 1 10 6 5 1 1 राइट। ओके, 11 5 6 और ये 2 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 11 5 6 0 0, 2 से मल्टीप्लाई करो 0 0 12 का 2 अच्छा 5 2 10 11 लेगा, चले बे कबे 3 बे कबे, तो टेंशन इतना टेंशन आएगा, तो इतना टेंशन रखोगे तो ये सिचुएशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। चलो, तो अब ये इंटरेस्टिंग सिचुएशंस हम सॉल्व करेंगे। अब इसमें जो स्ट्रिंग है दैट स्ट्रिंग इज अगेन मासलेस, तो मासलेस स्ट्रिंग है मतलब हर पॉइंट के ऊपर टेंशन कैसे होगा, सेम होगा। देखो अभी ये सिचुएशन दी हुई है, अ फॉलोइंग फिगर, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव, सॉरी डिस्टेंस नहीं, टाइम ट्रेवल्ड, टाइम टेकन टू ट्रेवल द वेव अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विच इज 50 सेंटीमीटर। मतलब पूछ क्या रहे हैं, एच सी वर्मा जी का प्रॉब्लम है, एच सी वर्मा जी के बुक का प्रॉब्लम है। अगर हमने यहाँ पर पल्स जनरेट की तो इस पल्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, कोई टेंशन नहीं। देखो इसका जो वेट है इधर एक्ट होगा, दैट वेट इज mg। अभी m कितना है 1 किलोग्राम, g कितना है 10, तो नीचे कितना एक्ट होगा 10 न्यूटन, यहाँ पर 10 न्यूटन, ऊपर कितना होगा टेंशन t, तो t इज इक्वल टू क्या होगा 10 न्यूटन। तो जब तक स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, तो यहाँ पे भी टेंशन कितना होगा 10 न्यूटन। तो स्ट्रिंग में हर पॉइंट के ऊपर टेंशन कितना होगा 10 न्यूटन, बिकॉज स्ट्रिंग इज मासलेस। ओके, तो 10 न्यूटन। अब जो स्मॉल m है, स्मॉल m कितना होगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। अभी अभी आपने बोला मासलेस है, ऑलमोस्ट कंसीडर एज अ मासलेस। 1 सेंटीमीटर में 1 ग्राम मतलब बहुत छोटा मास है, तो दैट विल बी 1 × 10⁻³ किलोग्राम डिवाइडेड बाय, सेंटीमीटर का मीटर मतलब 10⁻² मीटर, तो -2 ऊपर जाके +2 मतलब 0.1
ग्राम पर मीटर, सॉरी किलोग्राम पर मीटर, ठीक है ना, किलोग्राम पर मीटर, 0.1 किलोग्राम पर मीटर, मतलब स्ट्रिंग बहुत हल्की है, किलोग्राम पर मीटर। ओके, तो पहले क्या करेंगे हम, स्पीड डिटरमाइन करेंगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई एम। तो टेंशन कितना है, टेंशन है हमारा 10 न्यूटन, और स्मॉल एम क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ कितना आया ये 0.1, समझ रहे हो। तो ये पॉइंट अगर इधर सरक गया तो ये पॉइंट इधर सरक जाएगा, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 100 का अंडर रूट मतलब 10 मीटर पर सेकंड। तो ये जो पल्स हमने जनरेट की यहाँ पर ट्रांसवर्स, उसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो 10 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड की जगह फॉर्मूला रखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, मतलब 50 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है 10। ओके, ये जीरो कैंसिल, 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मतलब 0.05 सेकंड, इतना टाइम लगेगा, 0.05 सेकंड, समझ रहे हो। मतलब ये जो पल्स जनरेट की, इसको यहां से यहां तक ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कैसे पता करोगे, इसकी स्पीड पता करो। स्पीड, अब स्ट्रिंग कैसी है, इसका मास पर यूनिट लेंथ बहुत कम है, तो स्ट्रिंग को हम मासलेस कंसीडर कर सकते हैं। तो हर पॉइंट पे टेंशन कैसे आएगा, सेम आएगा। हर पॉइंट पे अगर टेंशन सेम आएगा तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई एम, इससे हमने पता की वेलोसिटी, और वेलोसिटी की जगह क्या फॉर्मूला है उसका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम नंबर 4, सेम लॉजिक, सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे पूछा जाए वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बेसिक फॉर्मूला यूज करना है, डिस्टेंस या स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, ये फिफ्थ हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया, आप फोर्थ करेंगे। तो टोटल अभी तक कितने प्रॉब्लम हो गए, 4, अब ये 5वां प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है, चलो देखो क्या बोल रहा है। इन ए गिवन फिगर स्ट्रिंग हैज मास, मतलब टोटल मास स्ट्रिंग का कितना है, टोटल मास है m इज इक्वल टू 4.5 ग्राम। ठीक है, मतलब 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम, ये आ गया टोटल मास। अब टोटल लेंथ कितनी है, ये 2 मीटर और ये 25 सेंटीमीटर, तो ऐड कैसे करोगे, 2 प्लस 0.25 मीटर, ये हो गई टोटल लेंथ। टोटल लेंथ स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है यहां तक आएगी, 2 प्लस 0.25। अब ये सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर को मीटर कैसे करोगे, 100 से डिवाइड करके, मतलब 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करके, तो क्या आ जाएगा 0.25 मीटर। तो 2 प्लस 0.25 मतलब ये क्या हो गया 2.25 मीटर, ये हो गई लेंथ। तो स्मॉल एम मतलब मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, टोटल मास कितना है 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 2.25। ओके, तो ये इधर सरक गया तो ये इधर सरक जाएगा, ऊपर हो जाएगा 45, नीचे हो जाएगा 22.5 इंटू 10 टू द पावर -3, छोटा बच्चा भी बचा सकता है, ये इसके डबल है, तो ये क्या होगा 2 इंटू 10 टू द पावर -3, मतलब आधा काम हो गया अपना स्मॉल एम, लीनियर मास डेंसिटी या मास पर यूनिट लेंथ मिल गया 2 इंटू 10 टू द पावर -3। अब क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रांसवर्स वेव पल्स प्रोड्यूस एट द फ्लोर, मतलब फ्लोर पे यहाँ पर हमने क्या की, एक पल्स जनरेट की ऐसे। अब ये पल्स कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाएगी v, जो कि पता नहीं है, पता करेंगे। टू रीच द पुली, मतलब यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, यहां से लेकर यहां तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा t, वो हमें डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले हम स्पीड पता करेंगे v। तो स्पीड पता करने के लिए फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t बाई m। t मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग, m मतलब लीनियर मास डेंसिटी या मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ तो हमने पता की, लेकिन हमारे पास टेंशन नहीं है, तो टेंशन कैसे पता करोगे, ये 2 किलोग्राम है, तो नीचे 2g इतना फोर्स एक्ट होगा, ऊपर टेंशन t होगा। जब तक स्ट्रिंग सेम टेंशन सेम, यहाँ पर टेंशन t है तो यहाँ पर भी टेंशन कितना होगा, t ही होगा। इधर से देखोगे तो t ऐसे, इधर से देखोगे तो t ऐसे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन का इसमें कोई रोल नहीं है। तो t की वैल्यू कितनी है, t इज इक्वल टू 2g, मतलब 2 इंटू 10, तो t कितना आया 20 न्यूटन। तो टेंशन, वी हैव मास पर यूनिट लेंथ, तो फाइंड आउट स्पीड, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t, टेंशन कितना है 20 डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -3, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा 10, -3 ऊपर जाके +3, ऑलरेडी कितना है 10 टू द पावर 1, 10 मतलब 10 टू द पावर 1, -3 ऊपर जाके +3, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट 10 टू द पावर 2, मतलब स्पीड कितनी आई 100 मीटर पर सेकंड।
तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब 2 मीटर। ओके, तो स्पीड की जगह क्या रख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 100। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, डिस्टेंस ट्रैवल करना है 2, टाइम पता करना है, स्पीड कितनी है 100। तो टाइम को इधर शिफ्ट करो, 100 को इधर शिफ्ट करो, टाइम इज इक्वल टू 2/100। तो क्या करना है, पॉइंट 1 2 से सरका, तो आंसर आएगा 0.02 सेकंड, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब इसके ऊपर के थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे जिसमें टेंशन वेरिएबल होगा। सो दीज आर द लास्ट 3 न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस लेक्चर। देखो, स्ट्रिंग ए बी एंड सी डी आर सेम इन मटेरियल, दोनों का मटेरियल सेम है, मतलब लीनियर मास डेंसिटी सेम होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, मतलब सब ये स्ट्रिंग कैसे हैं, आइडेंटिकल है। अब क्या है, यहाँ पर एक ट्रांसवर्स वेव हमने प्रोड्यूस की और यहाँ पर एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस की, तो इसके अंदर स्पीड है VAB, इसके अंदर स्पीड है VCD। तो वी हैव टू कंपेयर दीज टू वेलोसिटीज, कोई टेंशन नहीं। मान लो इसका मास m है, तो ये नीचे की तरफ ऐड करेगा mg, तो यहाँ पर टेंशन कितना T। जब तक स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम, ये T है तो ये भी T, ये T है तो ये भी T। ये स्ट्रिंग सेम है ना, जब तक स्ट्रिंग सेम तब तक टेंशन सेम। तो ये T, तो नीचे का टेंशन क्या आ जाएगा 2T। सिंपल। तो टेंशन इन वायर AB इज T एंड टेंशन इन वायर CD इज 2T। तो स्पीड इज अंडर रूट ऑफ T बाय m। T इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, m इज मास पर यूनिट लेंथ। As the material is same, area of cross section is same, m will remains constant. So v will be directly proportional to root T. So velocity of wave on AB divided by velocity in CD is equal to अंडर रूट ऑफ टेंशन इन AB डिवाइडेड बाय टेंशन इन CD। बहुत ही सिंपल है, अंडर रूट ऑफ टेंशन इन AB के अंदर का टेंशन कितना है T डिवाइडेड बाय AB के अंदर का टेंशन है T, CD के अंदर का 2T, तो T से T कैंसल, तो क्या है आंसर 1/√2। कहाँ है आंसर, ये देखो ऑलरेडी गिवन है 1/√2। ठीक है, तो बहुत आसान है। अब ये न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसका जो एक्सप्रेशन है हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं और डायरेक्ट फॉर्मूले है उसके हमारे पास। तो उसके पहले क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल नंबर 8 को सॉल्व कर लेंगे। ओके, सिंपल है, फिर लास्ट में न्यूमेरिकल नंबर 6 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, टू स्ट्रिंग हैव सेम मटेरियल सेम मतलब स्मॉल मास, मटेरियल सेम मतलब डेंसिटी कैसी होगी उसकी सेम होगी, स्मॉल मास सेम नहीं होगा। स्ट्रेच बाय सेम टेंशन, तो देख लो T इज इक्वल टू, सॉरी जो स्पीड है, स्पीड मटेरियल सेम मतलब डेंसिटी सेम होगी। हाँ देखो क्या है, चलो ठीक है, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T बाय m इज मास पर यूनिट लेंथ। तो स्ट्रेच बाय सेम टेंशन, तो टेंशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल m इज मास पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल m इज मास पर यूनिट लेंथ, मास की जगह क्या रखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ, वॉल्यूम की जगह क्या रखेंगे एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ, वॉल्यूम की जगह एरिया इनटू लेंथ, तो लेंथ से लेंथ कैंसिल, एरिया क्या आएगा पाई r स्क्वायर इनटू रो का रो। तो स्मॉल m मास पर यूनिट लेंथ का एक फॉर्मूला आया पाई r स्क्वायर रो, तो यहां पर रख दो। तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ पाई r स्क्वायर रो, पाई कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी में कांस्टेंट का कुछ काम नहीं होता। सेम मटेरियल मतलब डेंसिटी सेम, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सिंपल यार, R स्क्वायर का स्क्वायर रूट R। तो क्या पूछा है, RA इज ट्वाइस RB, RA is twice RB, radius of wire A is double the radius of wire B, so what is VA by VB? तो VA by VB उल्टा होगा ना, इनवर्स रिलेशन है ना, AB का BA होगा, तो RB डिवाइडेड बाय RA। सो RB का RA की जगह क्या रख सकते हो 2RB, तो RB कैंसल, आंसर विल बी 1/2। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल न्यूमेरिकल। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी से आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो और ये चीजें भी डिटेल में लेक्चर के शुरू में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नाउ द लास्ट वन एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, देख लो। अब इसके लिए आपको दो चीजें याद होनी चाहिए। अगर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कांस्टेंट नहीं है, मतलब स्ट्रिंग का कुछ कंसीडरेबल मास है, तो नीचे से अगर आप x डिस्टेंस चले जाओगे तो वहां की जो स्पीड होगी उसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ gx, और नीचे से ऊपर तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा उसका फॉर्मूला है 2 अंडर रूट ऑफ L/g। और ये दोनों फॉर्मूले हम डिराइव कर चुके हैं, इसका प्रूफ है लेक्चर में स्टार्टिंग में। तो हमें क्या पूछा है, यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास, टोटल मास इज गिवन एज
0.1 किलोग्राम, ठीक है। एंड टोटल लेंथ इज गिवन एज 2.45 मीटर, ओके, फ्रॉम सीलिंग एज शोन इन फिगर। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वे एट द पॉइंट R। नीचे से R डिस्टेंस पे आपको स्पीड पता करनी है। तो स्पीड एट पॉइंट R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ G इंटू एक्स। सो अंडर रूट ऑफ G कितना लिखेंगे हम 10 इंटू एक्स कितना है 0.5। तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5। तो 5 का स्क्वायर रूट 4 का 2 होता है, तो 5 का 2 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब कितना 2.21 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 2.21 मीटर पर सेकंड। ये आ गया वेलोसिटी एट आर या स्पीड एट आर। नाउ व्हाट अबाउट टाइम ट्रेवल्ड बाय द लेंथ, मतलब वेव को पूरी लेंथ ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ l बाय g। सो 2 अंडर रूट ऑफ लेंथ कितनी है, लेंथ है 2.45 और g की वैल्यू कितनी 9.8। तो क्या हो जाएगा, कितने से डिवाइड होगा, ये इधर सरका दो, ये इधर सरक जाएगा। तो 2 अंडर रूट ऑफ 24.5 डिवाइडेड बाय 98। 24.5 का डबल कितना होगा 49 और उसका 4 टाइम्स, मतलब ये जो डिवीजन आएगा वो 4 आएगा। 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा 1 सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को करते हैं खत्म। कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।